हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। और जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पहला क्वेश्चन देखा था, उसमें रहीम करके एरर में दे रखा था, लेकिन ऑप्शन में रोहन हो गया था। तो रहीम की जगह रोहन जो लिखा गया, तो या तो आप कर लो क्वेश्चन में भी रोहन कर लो या ऑप्शन में भी रहीम कर लेना। तो वो गलती मेरी थी, थोड़ा सा बाई मिस्टेक मुझसे लिखा गया, तो आप चेक कर लेना। लेकिन क्वेश्चन सही था, आंसर सही था, सॉल्यूशन सही था, सब कुछ सही था। और दूसरी बात, बच्चों का फीडबैक अच्छा मिला, बच्चों ने काफ़ी अच्छे कमेंट भी करे। और दूसरी बात, जो व्हाट्सएप पे मैसेज आए वो ज़्यादा आए मेरे पास। मतलब मुझे पता चला कि हमारे पास जो ठाकुर द्वारे से हटकर बच्चा ज़्यादा है। ठीक है, तो भाई जो तरीका मैंने बताया था, जो तरीका मैंने आपको करवाया, वही तरीका आपने चूज़ करा कि सर एक क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम ज़्यादा बिताया जाए। ठीक है, उसी तरीके से हम एक क्वेश्चन लेकर आए आपके सामने। द बुक विच अमित गिव्स मी वॉज वेरी एक्सपेंसिव एंड फेमस फॉर इट्स कंटेंट्स। अब इसमें बच्चों, पहले तो आप एरर लगवाओ, फिर बाद में मैं लगवाता हूँ। ठीक है, फिर बाद में मैं इसे करवाता हूँ। चलो, कर लिया होगा। तो कुछ बच्चों का आंसर नो एरर होगा, कुछ बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जिसका ऑप्शन नंबर सी है वो तो सही है, बाकी गलत है। क्यों सर? पहले तो मैं इसे समझा देता हूँ ऐसा क्यों हुआ। देखो भाई, द बुक क्या है? सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट की जो वर्ब है ना, वो है वॉस, वो है वॉस। विच एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है और एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी है जो इसके लिए आया। तो इसे यहाँ समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम यहाँ समझते हैं। द बुक विच अमित गिव्स मी वाज वेरी, छोटा करके लिखता हूँ बस, वाज वेरी एक्सपेंसिव। आगे वो डॉट 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 कुछ भी लिखा हो, ठीक है, वो आपके सामने लिखा हुआ है। तो बेटे द बुक और ये वाज वेरी एक्सपेंसिव, ये अपने आप में एक क्लोज है। क्या है? अपने आप में एक क्लोज। और ये जो विच है ना, ये क्या है? हमारा एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कैसा है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ ये जो क्लोज आ रही है, तो ये टोटल क्लोज मिलेगी हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज। कैसी बनेगी हमारी? सबऑर्डिनेट क्लोज। अब ये जो द बुक वाज, अच्छा ये गिव्स मी तक है सबऑर्डिनेट क्लोज। द बुक वाज वेरी एक्सपेंसिव, ये जो बनी है, ये बनी है हमारी मेन क्लोज। क्या बनी हमारी? मेन क्लोज। सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्लोज मैंने यूट्यूब पर पढ़ा रखी है, अगर आपको नहीं पता तो वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। द बुक वाज वेरी एक्सपेंसिव, ये हमारी मेन क्लोज है, और ये क्या हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज। और आपको मैं बताता चलूँ, जितनी भी सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, जितनी भी सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, वो क्या क्या बनती है हमारी? या तो नाउन क्लोज बनती है, या एडजेक्टिव क्लोज बनती है, या बनती है हमारी एडवर्ब क्लोज। ठीक, या बनती है हमारी एडवर्ब क्लोज। और नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का अपना टाइम नहीं होता। नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का अपना टाइम नहीं होता, अपना टेंस नहीं होता। ठीक, याद रखना हमेशा, जब अगर मेन क्लोज पास्ट में है, अगर मेन क्लोज हमारी पास्ट में है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी हमारी पास्ट में होगी। यहाँ पर गिव्स की जगह क्या हो जाएगा? हमारा गेव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, तो उसमें गिव्स की जगह क्या हो जाएगा? गेव हो जाएगा। तो एक नोट करके चलना, जब मेन क्लोज हमारी पास्ट में दी गई हो, जब मेन क्लोज हमारी पास्ट में दी गई हो, तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी हमारी किस में आएगी? पास्ट में ही आएगी। ठीक, अब इस सेंटेंस में, यानी कि इस कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मैंने बोला, ये मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला इधर, रोहन रोहन saw a girl, रोहन saw a girl who is very
हु इज़ वेरी स्मार्ट, हु इज़ वेरी स्मार्ट। तो रोहन क्या है बेटे, ये रोहन सा ए गजल क्या है, हमारी मेन क्लॉज है, क्या हमारी मेन क्लॉज है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है और साथ में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी है, और हु से जो रिलेटेड ये क्लॉज बन रही, ये क्या बन रही है हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज बन रही, क्या है सबऑर्डिनेट क्लॉज बन रही है। अब ये जो हु इज़ वेरी स्मार्ट है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज तो है, साथ में इस नाउन को रेफर भी कर रही, तो ये एडजेक्टिवल क्लॉज भी है, क्या है एडजेक्टिवल क्लॉज भी है। अब आपको पता है जब एडजेक्टिव का कोई टाइम नहीं होता, टाइम तो वर्ब का होता है, टाइम तो हमारा वर्ब का होता है, अगर टाइम हमारा पास्ट का है, जो उसके साथ नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब आएगा वो भी तो पास्ट का होगा। तो इस वजह से हम कह देते हैं मेन क्लॉज अगर हमारी पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हमारी ऑटोमेटिकली पास्ट में होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा वॉस आएगा, ठीक, यहाँ पर क्या आएगा हमारा वॉस आएगा। अब ये जो नीचे वाला सेंटेंस है वो मैं मिटा देता हूँ, इसे देखते भी। एक चीज़ और दिखा देता हूँ। रोहन सेज, जैसे मैंने बोला रोहन सेज दैट I went to Manali, I went to Manali। अब यहाँ आया रोहन सेज, रोहन सेज दैट आई वेंट टू मनाली। तो रोहन सेज ये क्या है हमारी मेन क्लॉज है, क्या है हमारी मेन क्लॉज। अच्छा मेन क्लॉज के दो नाम और होते हैं, सिंपल क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। मेन क्लॉज के दो नाम और होते हैं, मेन क्लॉज, सिंपल क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। अब ये जो दैट है ना, ये क्या है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और इसके बाद जो आ रहा है ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आ रही, तो दैट के साथ हमारी यानी कि पूरी क्या है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्या है सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारी यहाँ पर आई वेंट में, लेकिन मेन क्लॉज है हमारी सेज में, मतलब मेन क्लॉज जो है हमारी प्रेजेंट में। मैं लिख देता हूँ ये क्या है इस टाइम प्रेजेंट में, और ये क्या है इस टाइम पास्ट में। तो याद रखना बिल्कुल सेंटेंस है, कोई गलती नहीं है। जब तुम्हारी मेन क्लॉज प्रेजेंट में हो, जब तुम्हारी मेन क्लॉज प्रेजेंट में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट में भी सही है। अगर मैं यहाँ पर गो लिख दूँ मतलब प्रेजेंट में भी सही है, क्या है प्रेजेंट में भी सही है। अगर मैंने यहाँ पर शैल गो लिख दिया या विल गो लिख दिया, शैल या विल गो कुछ भी लिख दिया, ठीक है, मतलब फ्यूचर, तो ये फ्यूचर में भी सही है। तो यहाँ बात निकल कर आई है हमारी, अगर मेन क्लॉज हमारी प्रेजेंट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में से किसी भी टेंस में हो सकती है। लेकिन याद रखना सेंटेंस इस पर ज़्यादा आता है, अगर मेन क्लॉज हमारी पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज 100% हमारी पास्ट में होगी, ठीक है। आप इतना इसे नोट करो। सेंटेंस का आंसर जो था वो तो ऑप्शन नंबर 30 था, लेकिन जो कल भी बताया था एरर में भली फर्स्ट पार्ट दे रखा है, लेकिन ये जो फर्स्ट पार्ट है ना ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी चुनेंगे हम, ना कि ए, ठीक। गलती मत कर देना, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसी गलती अक्सर बच्चे कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम मैंने भी दिए, मुझसे भी गलती हुई और आपने दिए होंगे तो आपसे भी कहीं ना कहीं गलती हुई होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है, बी क्लिक करके आ जाते हैं जल्दी जल्दी में। तो ऐसी गलती नहीं करना, यहीं से हमारी प्रैक्टिस हो रही है और यहीं से सारी बातें हम सीख लेंगे धीरे धीरे। ये क्वेश्चन नोट करो, फिर इसके बाद आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, फिर उसे देखते हैं। आ जाओ भाई, इसका आंसर करो आप लोग, ठीक है। वी आर वॉचिंग 3 मूवीज सिंस 10 AM। वर वॉचिंग, हैव बीन वॉचिंग, हैव वॉच्ड, नो इम्प्रूवमेंट। इसे आप करो फिलहाल अभी।
ओके, रोशनी सही हो रही, लाइट सही है। तो आंसर क्या लगाया होगा बच्चों ने? आंसर लगाया होगा भाई साहब, कुछ बच्चों ने हैव बीन वॉचिंग, जो हो गया उनका गलत। ठीक, अब सर गलत क्यों हुआ ये भी देख लेते हैं। ज़्यादातर बच्चों का आंसर यही होगा, हैव बीन वॉचिंग, क्योंकि टीचरों ने आज तक यही पढ़ा रखा है, हैव बीन वॉचिंग। जब भी सिंस आए या फॉर आए तो उसके बाद हैव बीन वॉचिंग लगा दो। पहले तो इसे समझते हैं, सिंस और फॉर वाले क्वेश्चन में ऐसा क्यों होता है? सिंस और फॉर, ये जो प्रीपोजिशन होती है ना, टाइम की प्रीपोजिशन होती है। क्या होती है? टाइम की प्रीपोजिशन। सिंस होती है हमारी पॉइंट ऑफ टाइम की प्रीपोजिशन, पॉइंट ऑफ टाइम की प्रीपोजिशन, और फॉर होती है हमारी ड्यूरेशन ऑफ टाइम की प्रीपोजिशन, ड्यूरेशन ऑफ टाइम की प्रीपोजिशन। जो सिंस का रिप्लाई होता है वो व्हेन से होता है, और फॉर का रिप्लाई होता है हाउ लॉन्ग से। तो एक बात कह दूँ जो इजी तरीके में समझाई जा सकती है बच्चों को, सिंस के साथ कोई यानी कि ऐसा टाइम लिखा होगा जो एग्जैक्ट टाइम होगा। एग्जैक्ट टाइम को छोड़ो, ठीक, इसे समझो। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट क्या होता है? जैसे पॉइंट बोला मैंने 5 PM, क्या बोला मैंने? 5 PM, या मैंने बोल दिया 2009, या मैंने बोल दिया 15 अगस्त, या मैंने बोल दिया मॉर्निंग, ठीक, या मैंने बोल दिया, जैसे आप बोल सकते थे संडे बोल दिया। क्या बोल दिया मैंने? संडे। ड्यूरेशन क्या होती है? ड्यूरेशन, ड्यूरेशन को वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं बेटे? अवधि बोलते हैं। कुछ बच्चे इसे भी ऐसे भी समझ सकते हैं, अवधि बोलते हैं। ड्यूरेशन होता है, जैसे मैंने बोला 2 आवर्स, 2 आवर्स, 2 मंथ्स, या 2 ईयर्स। ये जो 2 आवर्स है ना, 2 आवर्स, ये ऐसा होता है जैसे मान लो अगर मैंने कोई टाइम बोला 4 PM, तो आपको पता होगा घड़ी में 4 PM कब होता है। लेकिन मैंने बोला 4 आवर्स, तो 4 आवर्स अब मान लो जैसे अब टाइम हो रहा है 6, मान लो 6 बज रहे, और 4 आवर्स मतलब यानी कि 7, 8, 9 और 10, ये है ड्यूरेशन। 1, 2, 3, 4। तो 6 से लेके यहाँ तक जो टाइम लगा, 6 से लेके जो यहाँ तक टाइम लगा, एक ड्यूरेशन है, एक टाइम की अवधि है। तो जो ड्यूरेशन होती है वो होती है टाइम की अवधि। ठीक, टाइम मतलब यानी कि जो टाइम का सफ़र है, टाइम का रास्ता है 4 घंटे का, वो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सफ़र है वो क्या कहलाएगा? हमारा एक ड्यूरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ड्यूरेशन। लेकिन 4 PM क्या है? एक पॉइंट है घड़ी में, जो हमारा 4 बजता है तो घड़ी में एक 4 बजे का एक पॉइंट होता, वो क्या होता? पॉइंट। लेकिन 4 से लेके 5 1 घंटा है, तो 1 घंटे का क्या है? टाइम पीरियड है, जिसमें 60 मिनट्स होती है। ठीक, तो सबसे पहली गलती तो यहाँ भी दे सकता है एग्जामिनर, सिंस के साथ कोई ऐसा टाइम दे दे जो ड्यूरेशन है, तो भाई ड्यूरेशन मतलब टाइम को नहीं काटेंगे, सिंस प्रीपोजिशन को काटेंगे, 4 कह देंगे। ठीक, अगर हो सकता यहाँ पर 4 दे और 4 के साथ 10 AM दे दे, तो 10 AM को नहीं काटेंगे हम, 4 को काट के सिंस कर देंगे। ठीक, इस पर भी क्वेश्चन कर लेंगे। फिलहाल ये चीज़ें समझ लेना जो मैंने आपको समझाई है। अब इससे पहले एक बात आती, फिलहाल ये मैं मिटा देता हूँ, जो छोटी चीज़ें समझाई मैंने आपको। इस बात को समझने के लिए सर हैव बीन वाचिंग क्यों नहीं आया? जब तुम्हें लगे कि कोई रिजल्ट दे दिया गया, कितनी मूवी देख चुका है भैया? वो 3 मूवी देख चुका है। तो 3 मूवी देख चुका है ना अभी तक, तो ये क्या हुआ? रिजल्ट आ गया। क्या आया हमारा? रिजल्ट। और रिजल्ट हमेशा किस में आता? परफेक्ट में आता। किस में आता? परफेक्ट में आता। किस में आता भैया? परफेक्ट में आता, ना कि परफेक्ट कंटिन्यूस में। ठीक है, रिजल्ट हमेशा या तो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा या पास्ट परफेक्ट में आएगा। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूस में नहीं आएगा। तो जो रिजल्ट हमारा आता परफेक्ट में आता, तो कंटिन्यूस में नहीं आता। तो कंटिन्यूस वाले ये वाला भी गलत है, ये तो वैसे भी गलत है, ये भी गलत है। सर जो हैव बीन वाचिंग है ना, ये आंसर गलत है। आंसर होगा हमारा हैव वॉच्ड।
क्या आएगा, हैव वॉच्ड। हम देख चुके हैं 3 मूवीज़। कैसे, शुरू से हमने यानी कि कब से 10 बजे से स्टार्ट करी 3 मूवी। 10 बजे से 2 घंटे ही मान लेते हैं, 12 बजे तक एक मूवी देख ली, 12 से लेके 2 बजे तक एक मूवी देख ली, और 2 बजे से लेके 4 बजे तक हमने एक मूवी देख चुकी। तो 10 से 1 यानी कि एक मूवी देखी, इससे एक मूवी देखी, एक से एक मूवी देखी। तो सुबह के 10 बजे से शाम के 4 बजे तक हम 3 मूवी देख चुके हैं। लेकिन इसमें ये नहीं बता सकते हम कि चौथी मूवी देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, बस 3 मूवी देख चुके हैं। जैसे मैंने बोला आई हैव पास्ड MA एग्ज़ाम, मैं MA का एग्ज़ाम पास कर चुका हूँ। जैसे इसे भी एग्जाम्पल छोड़ो, मान लो विराट कोहली धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी है, तो मैं कह सकता हूँ महेंद्र सिंह धोनी हैज़ प्लेड 15 ईयर्स। महेंद्र सिंह धोनी 15 साल खेल चुका है। क्या सर अभी भी खेल रहा है? अब तो संन्यास ले लिया ना उसने, वनडे से, T20 से, भले ही IPL खेल रहा है लेकिन अब संन्यास तो ले लिया जो हमारे इंटरनेशनल गेम है। महेंद्र सिंह धोनी हैज़ प्लेड 15 ईयर्स। भैया महेंद्र सिंह धोनी खेल चुका है 15 साल। कब से खेला? सिंस 2001, सिंस 2004, सिंस 2005, जो जब से भी वो आया होगा तब से अब तक वो खेल चुका है 15 साल। सर अभी भी खेल रहा है क्या? अगर अभी भी खेल रहा है तो आप लगा सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 2004। महेंद्र सिंह धोनी खेल रहा है 2004 से अब तक। तो भाई हमने यहाँ पर मूवी देख चुके हैं 3, चौथी मूवी देखेंगे या नहीं देखेंगे सेंटेंस में पता नहीं चल रहा, आंसर लगाएंगे हम हैव वॉच्ड। अगर मान लो ये 3 मूवीज़ हटा देते हैं, 3 में से भी ये 3 हटा देते हैं। अब देखो वी आर वॉचिंग मूवीज़ सिंस मॉर्निंग, हम मूवीज़ देख रहे हैं मॉर्निंग से, तो अब आंसर हैव वॉच्ड न लगा के हैव बीन वॉचिंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैव बीन वॉचिंग। तो फिलहाल अभी यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ, इसके लिए अलग से एक सेंटेंस कर देता हूँ जिसमें हम 2-3 तरह की गलती करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला यहाँ पर वी आर स्टडिंग since 2 days। सबसे पहली गलती तो ये है, जब सिंस आया और उसके बाद क्या ले रखा? ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे रखा। क्या दे रखा हमारा? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ जो ना सिंस ना आता, फॉर आता। क्या आता हमारा? फॉर आता है। अगर यहाँ पर सिंस मॉर्निंग दे देता या सिंस यस्टरडे देता या सिंस संडे देता, तो यहाँ पर फॉर संडे देता, फॉर यस्टरडे देता, तो हम उसे सही मान के इसमें फॉर की जगह सिंस कर देते हैं। दूसरी गलती, जब सिंस और फॉर के साथ कोई टाइम आ जाता है तो उसके साथ जो लिखा एक्शन होता ना वो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। किस में आता है? परफेक्ट में आता है। प्रेजेंट पास्ट कुछ भी हो सकता है। किस में आता है? परफेक्ट में आता है। और परफेक्ट में भी कब आता है भैया? परफेक्ट के कंटिन्यूस में आता है। अगर रिजल्ट नहीं दिया, इसमें कोई रिजल्ट नहीं दिया, तो यहाँ लगाएंगे हम वी हैव बीन स्टडिंग। उम्मीद करता हूँ ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते इसे नोट कर लीजिए। आ जाओ बेटे, ये एक क्वेश्चन है हमारा। ठीक, इसका आंसर पहले तो आप लगाओ फिर मैं लगाता हूँ। चलो आंसर तो लगा लिया होगा आपने, इजी था। आंसर होगा हमारा ये वाला। ठीक सर, आंसर ये वाला होगा। कैसे होगा इसे समझते हैं। देखो जो ऑफ प्रीपोजिशन होती है ना, ऑफ, ये हमारे 2 काम करती है। एक तो ये दिखाती है सिलेक्शन को। कैसे दिखाती है? सिलेक्शन को। और एक दिखाती है रिलेशन को, मतलब रिलेशन मतलब पोजीशन को दिखाती है। कैसे दिखाती है? पोजीशन। और पोजीशन का अंदर ही क्या आता है हमारा? रिलेशन आता है। क्या आता है? रिलेशन आता है।
तो याद रखना, आपके सामने दो कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एक तो लिख रहा हूँ मैं ऑफ द टू स्टूडेंट्स अमित इज स्मार्टर लिख दिया हमने, स्मार्ट लिखा होता है ना ऊपर, अमित इज स्मार्टर। एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, ऑफ द थ्री, सर थ्री की जगह 4 5 कुछ भी आ सकता है। ऑफ द 3 स्टूडेंट्स अमित इज स्मार्टर। कुछ नहीं करना, जब भी तुम्हें लगे ऑफ द टू वाला केस हो, क्या हो, ऑफ द टू वाला केस हो, ठीक है। ऑफ द टू का मतलब यानी कि दो में से अमित की बात चल रही, ऑफ द 2 स्टूडेंट्स मतलब अमित की बात चल रही, 2 स्टूडेंट्स है, एक ये है और एक ये, एक है अमित एक है रोहन। तो इन दोनों में से अमित क्या है, स्मार्टर है। अमित जब स्मार्टर हो गया तो बचा ये, तो भाई साहब ये भी अपने आप में डेफिनेट हुआ, ये भी डेफिनेट हुआ। जब ऑफ फ्री पोजीशन आती और ऑफ द टू वाला केस होता है, तो ये जो ऑफ द टू वाला केस जो होता है ना, इस व्यक्ति को भी क्या कर देता है, डेफिनेट कर देता है। क्या कर देता है, डेफिनेट। तो अमित इज स्मार्टर, तो भैया जब ये डेफिनेट हुआ तो यहाँ पर स्मार्टर तो आएगा, लेकिन इसके साथ आर्टिकल द भी आएगा। तो कह सकते हैं ऑफ द टू वाला केस जब होगा हमारा, क्या होगा, ऑफ द टू वाला जो केस होगा, तो इसका आगे जो कंपेरेटिव डिग्री होगी तो वो आएगी द के साथ, द प्लस सी डी। इसी तरह से कैसे ऑफ द 3 स्टूडेंट्स वाला, ऑफ द 3 स्टूडेंट्स वाला, जब ऑफ द 3 स्टूडेंट्स की बात चलेगी, ऑफ द 3 स्टूडेंट्स की बात चलेगी, तो याद रखना यहाँ पर क्या आएगी, सुपरलेटिव डिग्री आएगी, ना कि कंपेरेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, स्मार्टर की, स्मार्टेस्ट। और तुम्हें पता है जब सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आएगा हमारा, आर्टिकल द आएगा। अब यहाँ आ जाओ, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। सर ऑल जो वर्ड है ना, ऑल वर्ड ये 2 को नहीं दिखाता, ये 3 या 3 से ज़्यादा को दिखाता, 3 या 3 से ज़्यादा को दिखाता। जब 3 या 3 से ज़्यादा को दिखाता है तो द तो आर्टिकल से ही हमारा, अब मोर स्मार्ट की जगह क्या हो जाएगा, स्मार्टेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो गलती थी वो थी स्मार्टेस्ट, क्या हो जाएगा, स्मार्टेस्ट हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी इज़ द राइट आंसर। मोर स्मार्ट काट के हम यहाँ पर स्मार्टेस्ट कर देंगे। और ये केस बेटे छपने वाला केस है, एग्जाम में आता है। ऑफ द टू वाले के साथ कंपेरेटिव डिग्री आएगी और उसके साथ आर्टिकल द भी आएगा। ऑफ द 3 वाले के साथ कंपेरेटिव डिग्री नहीं आएगी, सुपरलेटिव डिग्री आएगी और सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द आता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, आप इसे नोट कर लेते हैं। आ जाओ बेटे, इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है, ही डज नॉट लाफ नॉर ही स्माइल्स। अभी ये इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट मतलब जिसके नीचे अंडरलाइन कर देता हो उसमें, यानी कि अच्छे से ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन हमें चूज़ करना है। तो आंसर क्या लगाया होगा बच्चों ने, देखते। आंसर लगाया होगा कुछ बच्चों ने ही डज स्माइल, किसी ने ही डज स्माइल लगवाया होगा। ठीक है, तो ये बेटे गलत है आंसर। आंसर हमारा है डी। अभी देखो ये है इन्वर्जन का क्वेश्चन। किसका, इन्वर्जन। इन्वर्जन एक टॉपिक होता है जो एडवर्ब में पढ़ाते हैं कुछ टीचर बाद में पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो बात देखो इन्वर्जन बना कैसे। तो वर मैंने एक रूट वर्ड पढ़ाया था, वर। ठीक है, वर पलटना भी होता है। ठीक है, वर क्या होता है, पलटना भी होता है और सत्यापित करना भी होता है। दूसरी बात आती इन्वर्जन। इन्वर्जन होता है इन्वर्टेड फॉर्म। क्या होती है, इन्वर्टेड फॉर्म। इसे छोड़ो, इन्वर्टेड फॉर्म क्या होती, देखो हम जो लिखते हैं असर्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर बाद में उसके बाद मेन वर्ब लिखते हैं।
ठीक, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आती है। ये होती है हमारी असर्टिव फॉर्म। क्या होती? असर्टिव फॉर्म। लेकिन इन्वर्टेड फॉर्म क्या होती है? इन्वर्टेड फॉर्म दो तरह की होती है। इन्वर्जन दो तरह का होता है। एक तो होता है फुल इन्वर्जन। फुल इन्वर्जन, फुल इन्वर्जन को देखते हैं, वो होता है हमारा मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट। और आगे जो क्वेश्चन होगा ना, वो क्वेश्चन मार्क वाला नहीं होगा, इंटरोगेटिव नहीं होगा, बस नॉर्मल होगा जो असर्टिव फॉर्म में लिखा होता है। एक होता है हमारा पार्शियल सॉरी पार्शियल इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन होता है हमारा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर मेन वर्ब आएगी। बस याद रखना फुल इन्वर्जन तब लगता है जब सेंटेंस की स्टार्टिंग एडवर्ब ऑफ प्लेस हो। एडवर्ब ऑफ प्लेस से अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है हमारी, किसी सेंटेंस के स्टार्ट में शुरुआत में एडवर्ब ऑफ प्लेस आ रहा है तो हम वहाँ लगाएंगे फुल इन्वर्जन। लेकिन अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में कोई नेगेटिव एडवर्ब आ रहा है, कोई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रही है, कोई एडवर्ब ऑफ डिग्री आ रही है, कोई एडवर्ब ऑफ मैनर आ रहा है, इन्वर्जन टॉपिक स्टार्ट होगा जल्दी। ठीक, अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में एडवर्ब ऑफ मैनर आ रहा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री आ रही है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रही है, या एडवर्ब ऑफ निगेटिव एडवर्ब आ रही है, तो उसमें हम लगाते हैं पार्शियल इन्वर्जन। अब देखो, ही डज नॉट लाफ, वह नहीं हंसता है, बिल्कुल सही है, वे नहीं हंसता है। नॉर ही स्माइल, ना ही वे मुस्कुराता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेंटेंस है जो हमारा बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। लेकिन यहाँ जो सेंटेंस आया, ये जो सेंटेंस आया, तो जो नॉर वर्ड आया ना, नॉर वर्ड, ये निगेटिव वर्ड है। क्या है हमारा? निगेटिव वर्ड है। जब ये निगेटिव वर्ड आया तो इसमें इन्वर्जन लगेगा। और इन्वर्जन कौन सा लगेगा सर? पार्शियल लगेगा, पार्शियल इन्वर्जन लगेगा। और पार्शियल इन्वर्जन कहाँ लगा हुआ है सर? नो इम्प्लीमेंट वाला तो आंसर होगा नहीं। नीदर आया, नीदर के साथ ही पार्शियल इन्वर्जन लगता है, जो लगा हुआ नहीं है। सर नॉर यहाँ भी आया, लेकिन यहाँ इन्वर्जन नहीं लगा है, लेकिन यहाँ लगा है नॉर, ये नॉर आया। ठीक, नॉर के साथ सब्जेक्ट आया, और सब्जेक्ट से पहले क्या है हमारी? एक हेल्पिंग वर्ब है, और इस हेल्पिंग वर्ब के बाद ये स्माइल एक मेन वर्ब है। तो आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन। आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन। एक सेंटेंस में करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है सर? इस नॉर से हट के हम किसी और चीज़ पे करेंगे, फुल इन्वर्जन पे करके दिखा देता हूँ, ठीक है? जैसे मैंने बोला, क्योंकि आ सकता है, अंडर द टेबल, अंडर द टेबल some books are lying under the table, some books are lying। ठीक, अब ये जो अंडर द टेबल है, अंडर क्या है? एक प्रीपोजिशन है। अंडर क्या है? एक प्रीपोजिशन है। द टेबल क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। और तुम्हें पता है प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट दो फ्रेज बनाता है। अगर कोई जगह बना रहा है तो वो एडवर्ब बन जाता है, और कोई नाउन की विशेषता बना रहा है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। तो यहाँ पर क्या बना हमारा? एडवर्ब ऑफ प्लेस बना। क्या बना हमारा? एडवर्ब ऑफ प्लेस बना। अब जब एडवर्ब ऑफ प्लेस से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो गई, अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो गई तो वहाँ पर मेन वर्ब क्या आएगी? स्टार्टिंग में आएगी। स्टार्टिंग में मतलब सम बुक्स, ये जो सम बुक्स है ना, इस वर्ब से पहले आएगी। ये जो मेन वर्ब है ना, यहाँ आएगी हमारी, ठीक है? तो हम कह देंगे अंडर द टेबल आर लाइंग सम बुक्स। ठीक, इसे आप नोट कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये CGL 2011 का क्वेश्चन है, मैं लिख भी देखता हूँ।
सीजीएल 2011। ए सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडेड द वैक्सीन। गलती क्या है, बच्चों ने इजीली गलती चूज कर ली होगी, ऑप्शन नंबर बी। क्यों सर? एक सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न, चिंता जताई, अबाउट फिजिशियंस को यानी या फिजिशियंस के बारे में, रिकमेंडेड द वैक्सीन को बताते हुए, वैक्सीन को जताते हुए या वैक्सीन को रिकमेंड करते हुए। अब बात आई जो वैक्सीन है, सर ये जो वैक्सीन आया, क्या इससे पहले इस सेंटेंस में इस वैक्सीन वर्ड से पहले कोई वैक्सीन वर्ड आया क्या, या इस वैक्सीन का जिक्र आया क्या? नहीं आया। तो भाई साहब इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाएंगे, एरर में तो तीसरा पार्ट है लेकिन ऑप्शन में बी पार्ट है, तो इस वैक्सीन से पहले हम आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे, जो है हमारा गलत। सर वैक्सीन को समझ लेते हैं, ए लगाइए क्या सर? ए नहीं, वैक्सीन जो होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन भी होता है और ये हमारा काउंटेबल भी होता है। अनकाउंटेबल नाउन भी होता है और काउंटेबल भी नाउन होता है, ठीक है। काउंटेबल तब होगा जब किसी बीमारी की वैक्सीन हो, जैसे दिस इज ए कोरोना वैक्सीन, दिस इज ए कोरोना वैक्सीन या कोविड-19 वैक्सीन, तो भाई साहब तब तो अनकाउंटेबल होगा। अगर नॉर्मली देखा जाए, अगर किसी को वैक्सीन बताई जा रही है, ठीक है, रिकमेंड की जा रही है वैक्सीन, तो वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। दूसरी चीज़, सर दा कब लगता? एक सेंटेंस लिखता हूँ, द डॉक्टर recommended me a Pfizer वैक्सीन। अब भैया डॉक्टर ने क्या करा? रिकमेंड करा, किसे करा? मी को करा, और क्या करी? एक वैक्सीन करी। और कौन सी करी भैया? फाइज़र की करी। फाइज़र एक अपने आप में कंपनी है, जो अमेरिका की कंपनी है, एक वैक्सीन कंपनी होती है, यानी कि मेडिसिन की कंपनी है फाइज़र। तुमने देखा होगा फाइज़र के जो चीनिया ट्यूब आते हैं ना, चीनिया ट्यूब जो आंखों में भी डाल देते हैं हम, और किसी इंजरी पे भी लगा लेते हैं, छोटे छोटे होते हैं वाइट कलर के वो, ठीक है, वो फाइज़र के ही होते हैं ज़्यादातर। ठीक हो तो किसी भी सकते हैं, लेकिन फाइज़र के ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक डेफिनेट वैक्सीन रिकमेंड करी। क्या करी? डेफिनेट। तो यहाँ पर ए आर्टिकल नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे हम आर्टिकल द, लेकिन यहाँ से काट दिया यहाँ, क्योंकि ये डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट वैक्सीन है, कोई सी भी वैक्सीन हो सकती है। लेकिन उसने बता दिया यहाँ पर फाइज़र वैक्सीन उसने रिकमेंड करी डॉक्टर ने, किसे? मी को। तो भाई साहब जब फाइज़र वैक्सीन हमारी डेफिनेट वैक्सीन है, कैसी है? एक डेफिनेट वैक्सीन है। क्या है? डेफिनेट। तो डेफिनेट के लिए आर्टिकल दा लगाएंगे, ठीक है। और आर्टिकल ए कब लगाते हैं? जब कोई किसी पर्टिकुलर बीमारी की वैक्सीन हो, किसी पर्टिकुलर बीमारी की वैक्सीन हो। जैसे मैंने बोला ए हेपेटाइटिस वैक्सीन, बिल्कुल सही होगा, गलती नहीं होगी। लेकिन खाली वैक्सीन लगा होगा तो यहाँ कुछ मत लगाना। अगर कोई बीमारी का नाम दे दिया तो ए लगा सकते हैं, और किसी कंपनी के नाम के साथ वैक्सीन दे दिए, किसी कंपनी के नाम के साथ वैक्सीन दे दिए, तो यहाँ पर ए की जगह दा लगा देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी नॉलेज देने वाला क्वेश्चन है। द फिशरमैन फाउंड ए संक शिप एट द बॉटम ऑफ द रेड सी। ठीक, तो आंसर क्या लगाया बच्चों ने? इसके आंसर बहुत सारे बच्चे लगा सकते हैं। कुछ बच्चे फाउंड का फाउंडेड कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो इसी को समझो, हालांकि यहाँ गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। अगर किसी बच्चे ने फाउंडेड कर लिया तो वो देख लेते हैं। एक बार होती फाइंड, एक बार होती फाउंड। फाइंड की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती फाउंड, और थर्ड भी क्या होती है हमारी? फाउंड होती है। लेकिन फाउंड की क्या होती? फाउंडेड,
और फाउंडेड। फाइंड वर्ब होता है पता लगाना या खोजना, और फाउंड का मतलब होता है स्थापना करना, टू स्टेब्लिश। स्थापना करना मतलब टू स्टेब्लिश, इसका मतलब होगा टू सर्च, टू सर्च। ठीक, यहीं से निकल जाता है हमारा फाउंडर, को फाउंडर, स्थापना करता। ठीक है, तो यहाँ तो कोई गलती नहीं है। द फिशरमैन फाउंड, फिशरमैन ने क्या करी भैया, स्थापना करी या खोजा, फिशरमैन ने खोजा। ठीक है, अगर फिशरमैन स्थापना करता हो सकता, स्थापना कर भी सकता है, फाउंड वर्ब आ रही और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब मान लेते हैं, हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ए संक शिप, एक डूबी हुई शिप की क्या सर फिशरमैन स्थापना करेगा डूबी हुई शिप की। एट द बॉटम ऑफ रेड सी, लाल सागर के तलहटी में। सर इसका मतलब स्थापना करना तो ख़त्म हुआ, इसका मतलब यानी खोजना है। तो फिशरमैन ने खोजा, खोजा मतलब यानी कि क्या है, सेकंड फॉर्म है। क्या है, सेकंड फॉर्म है। क्या खोजा भैया उसने, एक शिप खरीदी, एक शिप खोजी, शिप का पता लगा उसे। ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। कैसी शिप है सर, डूबी हुई, डूबी। एट द बॉटम ऑफ द रेड सी, एट क्या है, एट प्लेस की पोजीशन होती, प्लेस को दिखाती। एट द बॉटम, बॉटम इसका ऑब्जेक्ट है। ऑफ किसका है, कौन सा रेड सी, ऑफ सॉरी कौन सा सागर में, ऑफ द रेड सी, रेड सी के बॉटम में। ये प्रीपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट। अब गलती जो यहाँ पर है ना वो है इस एरिया में। बेटे यहाँ संक नहीं आएगा तो मैं इसमें कर देता हूँ, यहाँ संक ना के क्या आएगा हमारा, संकन आएगा। क्या आएगा, संकन। इसे समझते हैं। एक वर्ब होती है हमारी सिंक, इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है हमारी सेंक, और थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती संक। सिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेंक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और थर्ड है हमारी संक। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये नाउन है, और नाउन की जो विशेषता बताता ना वो कोई एडजेक्टिव बताता। क्या बताता, एडजेक्टिव बताता। और एडजेक्टिव जो है, इस वर्ब का जो एडजेक्टिव बनेगा दो तरह से बनता है। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसे मैं मिटा देता हूँ बेटा, इसे नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो आप वीडियो को रोक कर। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दे और वो नाउन एडजेक्टिव का काम करे। तो यहाँ पर सिंक क्या है हमारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसमें सिंकिंग कर दिया हमने, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन शर्त ये है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ना उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं हम, एडजेक्टिव। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करने लगती है तो वो क्या होती है, हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। इसी तरह से एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल। ये भी एडजेक्टिव होता है बेटे, ये भी एडजेक्टिव होता है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारा एडजेक्टिव का काम करने लगे तो वो पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है ज़्यादातर। लेकिन कुछ केस में ऐसा होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो ना पास्ट पार्टिसिपल नहीं बनती, उसके लिए जो ना अलग से एडजेक्टिव बनाना पड़ता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म में कभी कभी ईडी लग जाता, ईएन लग जाता, वो भी क्या होता है, हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है। या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी, या वर्ब की थर्ड फॉर्म में ईएन लग जाएगा, या वर्ब की थर्ड फॉर्म में ईडी लग जाएगा, वो क्या लाएगा हमारा पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन सिंक वाले केस में जो ना, सिंक वाले केस में यहाँ पर जो संक लिखा है ना, संक, इसमें ईएन लग जाएगा। क्या हो जाएगा, संकन। तो भाई एक बात बताओ, जब यहाँ पर संकन हमारा एडजेक्टिव बैठ रहा है तो संक लगाएंगे, संकन लगाएंगे, इसके लिए एडजेक्टिव लगाएंगे संकन। द फिशरमैन फाउंड ए संकन शिप। संकन शिप का मतलब होता है डूबी हुई नाव या डूबी हुई शिप। ठीक, अब एक बात और है, कुछ बच्चों ने यहाँ पर ड्राउंड लगा दिया होगा। ड्राउंड एक बार होती है ड्राउंड, क्या होती है, ड्राउंड। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है ड्राउंड, और थर्ड क्या होती है, वो भी होती है ड्राउंड। और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, इसका पास्ट पार्टिसिपल को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, वो भी क्या होता है, ड्राउंड होता है। यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही क्या है हमारी,
पास्ट पार्टिसिपल है ड्राउन। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा वो होगा ड्राउनिंग। क्या होगा? ड्राउनिंग। तो याद रखना जो ड्राउन वर्ब यूज होती है वो होती है लिविंग के लिए। किसके लिए यूज होती है? लिविंग। जैसे कोई जानवर डूब रहा है या कोई इंसान डूब रहा है तो हम ड्राउन वर्ब का यूज़ करेंगे। लेकिन कोई वस्तु डूब रही है और शिप क्या है, कोई वस्तु है, तो हम सिंक वर्ब का यूज़ करेंगे। कुछ बच्चों ने यहाँ पर संक की जगह ड्राउन लगा दिया होगा तो वो गलत है। तो भाई साहब सिंक वर्ब का यूज़ हम नॉन लिविंग के लिए करते हैं। ठीक, सिंक वर्ब का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? नॉन लिविंग के लिए करते हैं, जब नॉन लिविंग थिंग से डूबती है। इसका मतलब भी क्या है? डूबना। इसका मतलब भी क्या है? डूबना। नॉन लिविंग के लिए सिंक और लिविंग के लिए ड्राउन। लेकिन हमें यहाँ क्या है? नाउन। और नाउन के लिए क्या चाहिए था? हमें एडजेक्टिव चाहिए था। तो वो एडजेक्टिव होगा हमारा संकन। क्या होगा हमारा? संकन, जो ये लिखा हुआ है, जिसे हम कह देते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, फिलहाल इसे वर्ब को नोट करो। आ जाओ बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली। ठीक, योर होमवर्क रेगुलरली, इसका आंसर लगाओ। ठीक है, आंसर जल्दी लगाओ। बहुत बच्चों ने बहुत जल्दी आंसर किया होगा ए, जो है बिल्कुल कतई गलत। ठीक, यू हैव डूइंग तो होगा नहीं किसी भी कीमत पे, नो इम्प्रूवमेंट ये है नहीं, तो आंसर होगा ये वाला। सर क्या कह रहे हो आंसर ये क्यों? इधर देखो, जल्दीबाजी में आप इस चीज़ को भूल गए। सर इंटरोगेटिव है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो ना, या तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है या वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। इसमें ज़्यादा बताने को है नहीं। तो ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट से पहले ये हैव हेल्पिंग वर्ब है, और बीन डूइंग क्या है? इसकी मेन वर्ब है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। जल्दीबाजी नहीं करना, जल्दी का काम शैतान का काम होता है। तो सेंटेंस में देख लेना आगे फुल स्टॉप लगा हुआ है या क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगर तुमने ध्यान नहीं दिया था तो ये आपकी लापरवाही है। ठीक है, एक नंबर कट हो सकता है और एक नंबर कट होने के बाद आपका रिजल्ट निगेटिव बन सकता है। और मैं या कोई भी टीचर नहीं चाहता किसी भी बच्चे का रिजल्ट निगेटिव बने, क्योंकि मेहनत होती है उसके पीछे। बस बेटे पूरा सेंटेंस जब आप यहाँ तक पढ़ सकते हैं ना, तो आगे भी ध्यान दे लेना। क्या सर फुल स्टॉप तो नहीं लगा, सर इंटरोगेटिव साइन तो नहीं है? खासतौर पे ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन में धोखा दिलाता है इस तरह से। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा डी इज़ द राइट आंसर। कुछ बच्चों ने यू हैव डन करा होगा तो बेकार है, वो गलत इंसान है। वो गलत इंसान मतलब यानी एक गलत तरीके से अपने क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको तो आज के लिए मैं यहीं रोकना चाहूँगा, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है और क्वेश्चन भी हमारे काफ़ी हो गए और वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गई है। तो इस वीडियो को बेटे अच्छे से देखना। ये वीडियो भले 50 मिनट की हो, लेकिन इसमें 50 कॉन्सेप्ट भी आपके रेडी हो रहे हैं। 50 तरह के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। मतलब क्वेश्चन 7 है लेकिन 50 तरह के क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ज़्यादा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अच्छे लगे तो शेयर भी कर देना।